चलिए हम शुरू करते हैं आज हमारा वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी, जिसका नाम है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जिन्होंने मॉडर्निटी, कैपिटलिज्म और सोशल स्ट्रक्चर को समझने में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी हुई है। ये एक जर्मन सोशल थिंकर हैं जिनका जन्म 1864 में होता है एंड 1920 तक इनकी लाइफ जो है वो कंटिन्यू करती है। उनके फादर एक पॉलिटिशियन थे जो एक लग्जरियस लाइफ स्पेंड करने में बिलीव करते थे। उनकी मदर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस वैल्यू वाली लेडी थी। इस कारण से उनके माता पिता के आपस के संबंध जो है वो इतने अच्छे नहीं थे, जिसका इन पे मैक्स वेबर पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है और उनको काफ़ी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी रहा है उनके अर्ली एज में। मैक्स वेबर को एक वीक चाइल्ड जो है वो डिस्क्राइब किया गया इनके स्कूल में, जहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ज़्यादातर पढ़ाई किया करते थे, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड थे बहुत छोटी एज से ही, लेकिन थोड़ा सा अलग भी रहते थे स्टार्टिंग के टाइम से ही। टीचर्स अक्सर कंप्लेन करते थे उनकी इनडिसिप्लिन के बारे में और अथॉरिटी के रिस्पेक्ट नहीं करते थे। 18 साल की उम्र के आसपास वो यूनिवर्सिटी ऑफ हिडलबर्ग में जो है वहाँ पे उनकी एडमिशन होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये वो छोड़ देते हैं और मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करते हैं। फिर उन्हें 1884 में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन जो है वो ज्वाइन की और वहाँ पे उन्हें कुछ स्टडीज़ कंप्लीट करी। एकेडमिकली वो काफ़ी एक्सेल करते हैं, जहाँ पे उन्होंने इकोनॉमिक्स, लीगल हिस्ट्री ये सब स्टडी करी। उनकी डॉक्टोरल थीसिस जो है वो फोकस थी हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल सोसाइटीज़ इन द मिडिल एजेस में, जहाँ पे उन्हें रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री पे स्टडी करी हुई है। उनके एकेडमिक सक्सेस के बावजूद वेबर ने पर्सनल लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस किए। उनके फादर के साथ कन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि इनके फादर और इनकी मदर के आपस के रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे, तो इस कारण से ये फादर के साथ भी कन्फ्लिक्ट में रहते थे। एक बार कहीं इनके अपने फादर से कोई ऐसे थोड़ी बहस हो जाती है, उसके बाद उनके फादर की डेथ हो जाती है, जिससे इनको काफ़ी गिल्ट होता है और मेंटल ब्रेकडाउन होता है। रिज़ाइन कर दिया प्रोफेसरशिप से और सब कुछ छोड़ दिया और बाकी बड़े सारे एब अल्कोहलिज्म वगैरह में इन्वॉल्व हो गए। फिर कहीं लास्ट के टाइम में कहीं ये वापस से काम करना शुरू हुए और इन्होंने उस टाइम पे ही अपनी डेथ से कोई 8-10 साल पहले काम करना शुरू किया और उसमें उन्होंने इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो सोशोलॉजी में दी हैं, जिसमें हमारे पास इकॉनमी एंड सोसाइटी जिनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क रहा है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, जहाँ पे ये रिलीजन और इकोनॉमी का रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं, दुनिया भर के रिलीजन की स्टडी करते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में हम इनकी थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन को डिस्कस करेंगे, जो हमारे यूजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लें कि इन्होंने दुनिया को समझने के लिए जो एक मेथडोलॉजी यूज़ की है, उसे हम कहते हैं आइडियल टाइप्स। आइडियल टाइप्स का मतलब है कि वो बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ एवरीथिंग ही क्रिएट्स एंड देन ही ट्राइज टू कंपेयर द एग्जिस्टिंग रियलिटी विद दैट स्टैंडर्ड। तो उन्होंने हर एक चीज़ का आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट किया है। आइडियल टाइप को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको वन साइडेड एक्सेंचुएशन से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक साइड यानी एक, अगर किसी भी चीज़ का आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट करना है तो वो उसकी सबसे अच्छी मिसाल होनी चाहिए, उसका जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल। और आइडियल टाइप अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है, बट उसकी सबसे बड़ी मिसाल होती है वो। अच्छाई हो तो सबसे बड़ी अच्छाई, बुराई हो तो उससे बुराई कुछ और नहीं हो सकती है। तो उनकी जितनी भी स्टडीज़ हैं, जितना भी काम किया है, बी इट सोशल एक्शन, बी इट अथॉरिटी, बी इट ब्यूरोक्रेसी, बी इट रिलीजन एंड इकोनॉमी, उनमें हर एक जगह पे इन्होंने हर एक कॉन्सेप्ट का एक आइडियल टिपिकल कंस्ट्रक्ट किया पहले, और फिर उन्हें रियलिटी को उसके साथ कंपेयर करके एग्जिस्टिंग रियलिटी को समझाया है हमारे लिए।
क्योंकि अल्टीमेट हमारा पर्पस क्या है कि हम सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, और इनका जो एक मेन फोकस था कि हम समाज को समझेंगे इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से, कि इंडिविजुअल किस तरीके से वो मीनिंग ड्राइव करता है, किस तरीके से रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या है जिससे वो एक रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, अपने सोच से, अपनी समझ से किस तरीके से वो दुनिया जो है वो पैदा करता है। इनकी सोशोलॉजी की डेफिनेशन आपको पता ही होगी। सोशोलॉजी इज़ द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल एक्शन इन ऑर्डर टू अराइव एट द कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कोर्स एंड इफेक्ट। तो ये मानते ही हैं कि सोशोलॉजी का काम ही है कि हम किस तरीके से सोशल एक्शन को सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट करें ताकि हम उसके कोर्स एंड इफेक्ट तक पहुँचें। तो सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम उस एक चीज़ को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली अपने आप को उसकी जगह पर रख के उन चीज़ों को समझें, उन चीज़ों को जानें, और ये जानें कि एक्टर जो है वो क्या मीनिंग ड्राइव कर रहा है वहाँ से। एक्टर उस एक रियलिटी से क्या मीनिंग ड्राइव करता है, उस मीनिंग तक पहुँचने के लिए। इसलिए इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सोशो साइकोलॉजिकल की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा झुक जाता है। जो बात आती है इनके थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैक्स वेबर का सोशोलॉजी में। एक्शन जो सोशल हो, सारी एक्शन जो है वो सोशल नहीं होती हैं। एक्शन सिर्फ वही सोशल है जो जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है, जो किसी को इन्फ्लुएंस करती है, जो किसी के लिए डायरेक्टेड है, जो किसी और का बिहेवियर अकाउंट में लेती है, उसी एक एक्शन को वो सोशल समझते हैं। एक्शन में सारे का सारा ह्यूमन बिहेवियर आता है, उसमें सब्जेक्टिव मीनिंग जो है अटैच होता है। दूसरे का बिहेवियर जो है एक्टर जो है अकाउंट में लेता है अपनी एक्शन को लेने से पहले, और ये ओरिएंटेड होती है अपने कोर्स में। ये सब चीज़ें जब एक्शन में आती हैं तो बन जाता है सोशल एक्शन। तो वेबर ने अपनी इस थ्योरी में हमें कहा है कि 4 तरह की एक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, 4 तरह की एक्शंस हैं जो एक एक्टर जो परफॉर्म कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह के मीन्स और एंड्स ले रहा है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, एक्टर किस तरीके से ओरिएंटेड है, एक्टर किसके इन्फ्लुएंस में कर रहा है, एक्टर कैसे ओरिएंटेड है, किस तरह का सब्जेक्टिव मीनिंग उसमें लाता है। उसमें इन्होंने कहा कि एक्शन जो है वो 4 तरह की होती हैं। जो ये सोशल एक्शन है इसकी 4 टाइप्स हैं, जिसमें ज़्वेक रेशनल, वर्ड रेशनल, ट्रेडिशनल और इफेक्टिव एक्शन है। ज़्वेक रेशनल इसे कहते हैं रैशनल एक्शन विद रेफरेंस टू गोल्स ऑल्सो। जब एक एक्टर जो है वो ओरिएंटेड होता है एक्शन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ गोल को ध्यान में रख के, कि गोल जो है उसका एक मेन फोकस है, गोल उसकी मेन ओरिएंटेशन है, उसके लिए डायरेक्टेड है, और उसको वो ध्यान में रख के एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और वो किसी एक चीज़ को ध्यान में नहीं रखता है। मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो आइडियल टिपिकल फॉर्म्स हैं एक्शन की, तो इस तरह की एक्शन में एक्टर के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गोल को हासिल करने का एक मेन मकसद होता है, गोल ही उसके लिए एक ओरिएंटेशन होती है, और उसी के लिए ड्राइव होता है वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो एक इंस्ट्रूमेंटल एक्शन है जहाँ पे पूरा एक रीज़न रैशनैलिटी का यूज़ करके एक एक्टर जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पे वो केयरफुली जो है वे करता है मीन्स जो उसके पास हैं, कि वो उसके मीन्स को वो सही तरीके से वे करके एंड्स को अचीव करने के लिए पूरा का पूरा उनका यूज़ करता है। जैसे किसी एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना उसका एक टारगेट है, उसका एक गोल है। उस गोल को हासिल करने के लिए वो मीन्स जैसे भी हैं उसके, उनको जोड़ता है और वो गोल जो है वो हासिल करता है। मीन्स उसका फोकस नहीं है, वैल्यू उसका फोकस नहीं है, फोकस है गोल को। या किसी को जॉब हासिल करनी है, तो जॉब हासिल करने के लिए जॉब उसका टारगेट है, गोल है। उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी मीन्स पॉसिबल हैं, वो सारे मीन्स जो है वो एक्टर जो है वो ले रहा है, और वहीं से डायरेक्टेड है वो एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये आगे ज़्वेक रेशनल सोशल एक्शन, रैशनल एक्शन विद रेफरेंस टू गोल्स। दूसरी जो एक्शन है जिसकी बात मैक्स वेबर करते हैं वो है वर्ड रेशनल सोशल एक्शन और रैशनल एक्शन विद रेफरेंस टू वैल्यूज़। अब देखें, ओरिएंटेशन पहले वाली एक्शन में क्या थी, गोल। इस वाली एक्शन में वैल्यू है। और वैल्यू क्या होती है, वैल्यू एक जनरल डिज़ायरेबिलिटी है किसी इंसान की, वो क्या मानता है, क्या सही है, क्या गलत है। एक इंडिविजुअल की अपनी सब्जेक्टिव स्टेट कि वो किस एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, किस एक चीज़ को मानता है कि सही है,
वो सही उसके लिए किसी और के लिए गलत भी हो सकता है, उसका सही किसी और का गलत भी हो सकता है। बट ये एक इंडिविजुअल का अपना मीनिंग है। आप देखें कि मीनिंग इंपॉर्टेंट है, और एक एक्टर जो है वो वहाँ से मीनिंग ड्राइव कर रहा है, उसके लिए वैल्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैल्यू पे चलना, वैल्यू कैन बी ऑनेस्टी, वैल्यू कैन बी ट्रूथफुलनेस, वैल्यू कैन बी, है ना, सेल्फ सेक्रीफाइस, सरेंडर, ये कोई भी चीज़ है जो उसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये वैल्यू जो है अब उसको डायरेक्ट कर रही है एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब उसके पूरे के पूरे एक्शन में जो मेन फोकस है कि वो ऑनेस्ट रहे, ये कर वैल्यू है उसकी, वो ट्रूथफुल रहे। अगर ये उसकी वैल्यू है, ये उसकी वैल्यू है कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके किसी और को सुख पहुंचाए, किसी और का काम करे, तो ये भी उसकी वैल्यू हो सकती है। और वो एक्शन इस सब चीज़ से डायरेक्ट होती है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे दुनिया में जो वैल्यू के लिए काम करते हैं, जो ईमानदारी के लिए, जो सच्चाई के लिए, जो देशभक्ति के लिए, जिसमें वो अपनी परवाह भी नहीं करते हैं। तो उस एक, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू ही गोल बन जाती है। यहाँ पे वैल्यू ही उसके लिए सब कुछ है, वैल्यू ही उसका टारगेट है, उसको वैल्यू को ही फुलफिल करना है, ना कि उसका एंड कुछ भी हो। उस एक वैल्यू को हासिल करते करते उसका अंजाम कुछ भी हो, वो उसको ध्यान में नहीं रखता है। वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को ध्यान में रखता है। वो उसका एक ओवरराइडिंग, जो उसके एक ओवरराइडिंग आइडियल्स किसी इंसान के, ड्यूटी के लिए, ऑनर के लिए, डिवोशन के लिए, वो वैल्यूज़ जो हैं वो उसको ड्राइव करते हैं। उसकी कमिटमेंट किस तरह की है, कुछ खास वैल्यूज़ के लिए, कुछ खास बिलीफ के लिए, वो एक उसकी मेन ओरिएंटेशन है उस एक्टर को उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे वो उन मीन्स को, उनको रेशनली इवेल्युएट करता है कि उसके मीन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, उसके मीन्स कितने हैं। आप देखें हमारे ऐसे नेशनल लीडर्स रहे हैं जिन्होंने वैल्यू के इंपॉर्टेंस है, जैसे महात्मा गांधी। नॉन वायलेंस उनकी एक वैल्यू थी, और नॉन वायलेंस को ही फॉलो करना जो है उनका एक अल्टीमेट एम था। और कई बार उन्होंने जो है एक नेशनल मूवमेंट को, एक इम्पॉर्टेंट जो उनके प्रोटेस्ट हुआ करते थे, उनको भी कॉल ऑफ कर दिया, क्योंकि वहाँ पे नॉन वायलेंस की जो वैल्यू थी उसको फॉलो नहीं किया जाता था। ये आ गया वर्ड रेशनल सोशल एक्शन, जहाँ पे वैल्यू को एक एक्टर जो है इंपॉर्टेंस दे रहा है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट सोशल एक्शन है वो है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, ट्रेडिशन का मतलब क्या है? कस्टम्स, जो एक लॉन्ग लिव्ड जो बिलीफ हैं किसी एक इंसान के, किसी कस्टम में, किसी प्रैक्टिस में, किसी हैबिट में, उनमें विश्वास करना, और उनके कारण जो है वो अब एक्शन जो है एक्टर जो है परफॉर्म करता है। दिस एक्शन इज रूटेड इन लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड हैबिट्स। ट्रेडिशनल एक्शन इज गाइडेड बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी टू अपहोल्ड द पास्ट। पास्ट के बिलीफ को, जो चीज़ पास्ट में है, जो चीज़ ट्रेडिशन में है, कस्टम्स में है, हैबिट्स में है, प्रैक्टिसेस में है, वो उसमें विश्वास करता है और उसको ही फॉलो करता है। उसकी ओरिएंटेशन जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए है वो है हैबिट्स, वो है कस्टम्स, वो है ट्रेडिशन, वो है कुछ वैल्यूज़ जो पास्ट में वो उसका समाज, उसकी संस्कृति उसको मानता है। जैसे किसी के पाँव छूना, किसी को नमस्ते करना, किसी को सलाम करना, ये सब ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं। उससे वो एक्शन जो है डायरेक्ट होती है, क्योंकि एक एक्टर जो है वो इन सारी वैल्यूज़ में, इस तरह के ट्रेडिशन में बिलीव करता है, तो वो ये ट्रेडिशन जो है उसको डायरेक्ट करता है किसी खास तरह की वैल्यू को। पूजा पाठ हो सकता है कि भक्ति करना, हो सकता है कोई ध्यान करना, हो सकता है बुज़ुर्गों की खिदमत करना, सेवा करना, हो सकता है। ये सब जो ट्रेडिशन में हो सकता है किसी, और ट्रेडिशन जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज़ का अलग हो सकता है। अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ पहनावा उनका ऐसा हो सकता है जो उनके कस्टम में है, उनके बिलीफ में है, वो उसे पहनते हैं, उसमें वो शर्माते नहीं हैं, उसमें वो झिझकते नहीं हैं कि ये अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमें पिछड़ा हुआ कहेंगे या फिर हमें बैकवर्ड कहेंगे। वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। वो सिर्फ ये मानते हैं कि हमारा ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स, हमारे बिलीव्स जो है इम्पॉर्टेंट हैं, तो उससे उनकी वैल्यू जो है, उससे जो उनकी एक्शन है वो डायरेक्ट होती है। यह कि ट्रेडिशनल एक्शन।
एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट एक्शन जो वो आइडियल टिपिकल फॉर्म है एक्शन की, अगेन वो है अफेक्टिव एक्शन। अफेक्टिव एक्शन अफेक्शन से ड्राइव होता है। अफेक्शन का मतलब है कोई इमोशन, ठीक है, अफेक्चुअल ओरिएंटेशन से डायरेक्ट किया गया है, इमोशन से डायरेक्ट किया गया है कोई एक आपका एक्शन, उसे कहते हैं इफेक्टिव सोशल एक्शन। और इमोशन एंगर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, इमोशन लव हो सकता है, इमोशन कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है। उस कारण से जब एक कोई एक्टर जो है कोई एक एक्शन परफॉर्म करता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव एक्शन। दिस एक्शन इज ड्रिवन बाय इमोशंस एंड पर्सनल फीलिंग्स। इफेक्टिव एक्शन स्टेम्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स इमोशनल स्टेट। इट कैन बी लव, एंगर, जॉय. Emotions play a significant role in shaping behavior in this context. तो पेरेंट्स का बच्चों के लिए जो बिहेवियर होता है इमोशंस ड्राइव करते हैं। एक माँ कई बार या पिता वो खुद कम भोजन कर सकते हैं बच्चों का पेट भरने के लिए, या घर में अगर एक ही एप्पल है तो बच्चों को भी खाना है, सबको खाना है, तो हो सकता है कि पेरेंट्स कहें कि नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम पसंद नहीं करते ऐसे खाना, आप खा लो बच्चे। तो वो जो एक्शन है वो कहाँ से ड्राइव हो रही है? वो हो रही है इमोशन से, लव वाले इमोशन से। हाँ, फ्रस्ट्रेशन, हाँ, एंगर भी हो सकता है। एंगर में कोई किसी का खून कर सकता है, किसी को मार सकता है। या जॉय में वो अलग तरीके से डांस कर रहा है, अलग तरीके से ना पार्टी कर रहा है। तो ये सब जो एक्शंस हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं? इमोशन से, किसी एक इमोशनल स्टेट इंडिविजुअल की, वहाँ से एक्शन परफॉर्म करता है। अब ये चीज़ आप फिर से एक बार मान लीजिए कि ये सब जो 4 तरह के एक्शंस हैं, ज़ुएक्रेशनल, वर्टरेशनल, ट्रेडिशनल और ये इफेक्टिव, ये चारों तरह के एक्शंस जो हैं दे आर आइडियल टिपिकल फॉर्म्स ऑफ एक्शन। और आइडियल टाइप्स मैंने आपसे पहले ही समझाया, आपको बताया आपको कि आइडियल टाइप जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आइडियल टाइप जो है एक स्टैंडर्ड होता है, एक यार्ड स्टिक होती है जिससे हम रियलिटी को कंपेयर करते हैं। तो रियलिटी में सिर्फ किसी एक इंसान की एक्शन जो है प्योरली गोल ओरिएंटेड, प्योरली वैल्यू ओरिएंटेड, प्योरली ट्रेडिशन से या इमोशन से नहीं हो सकती है। उसकी एक्शन मिक्स में हो सकती है, कहीं उसको ट्रेडिशन, कहीं उसको वैल्यू, कहीं उसको इमोशन, कहीं उसको कोई गोल, ये ड्राइव कर सकती हैं। और मिक्स फॉर्म में कोई एक्टर जो है एक्शन परफॉर्म करता है। हम जब इसको अपनी रिसर्च में, अपनी स्टडी में यूज़ करेंगे तो हम इसका देखते हैं कि एक एक्टर जो है किस तरीके से कौन सी ओरिएंटेशन ज़्यादा ले रहा है अपने आप में, कौन सी ओरिएंटेशन ज़्यादा दिखती है हमें उसके एक्शन में, तो जिससे हम इस एक चीज़ को समझ पाते हैं। वेबर का जो ये इस एक स्टडी का जो सिग्निफिकेंस है, वो एक इम्पॉर्टेंस वो ये कि जो एक डिटर्मिनिस्टिक पर्सपेक्टिव है जो प्रेवलेंट था उनके टाइम में, उसका एक चैलेंज है अपनी थ्योरी के ज़रिए वो पेश करते हैं, जहाँ वो मीनिंग का, इंटेंशन का, इंटरप्रिटेशन का रोल जो है वो सिग्निफाई करते हैं, बताते हैं, जहाँ उनकी अप्रोच ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक जो है वो बन जाती है। वेबर का जो ये कॉन्सेप्ट है सोशल एक्शन का, ये अब भी एक कॉर्नरस्टोन की तरह काम करता है, जहाँ पे वेबर जो है वो सब्जेक्टिव मीनिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिससे उनकी एक्शन जो है वो ड्राइव होती है। वेबर ने एक ऐसा फ्रेमवर्क बताया है इस एक थ्योरी के ज़रिए जो ट्रांसेंड करता है सिंपलिस्टिक या कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन जो ह्यूमन बिहेवियर का था, उससे आगे निकल जाता है। वेबर का जो ये डिस्टिंक्शन है, इट ऑफर्स ए नुआंस्ड lens through which sociologists can analyze the complexities of individual and collective actions in the ever-evolving landscape of society. सोशल एक्शन को समझना सिर्फ एक एकेडमिक परस्यूट नहीं है, इट इज़ अ की टू डिसाइफरिंग द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड सोसाइटल डायनेमिक्स। थैंक यू।